हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे हो गए, खुश हो गए और आजकल तो थोड़ा रिलैक्स भी हो गए। हाफ ईयरली अभी अभी ख़त्म हुए हैं आप लोगों के, तो थोड़ा सा इस समय रिलैक्स मोड में हो गए आप लोग। और वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया है, तो वहाँ भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा होगा आपका फोकस। तो अच्छी बात है, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। और वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है और हमारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, हमारी कंट्री में हो रहा है, तो डेफिनेटली अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। मैचेज आप देखिए ज़रूर, इंडिया के तो कम से कम देखिए। मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि इसलिए मैं क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ, खुद खेल चुका हूँ बहुत क्रिकेट, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहता है। तो हमारी टीम इंडिया अच्छी है, इस समय अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी पिछले कुछ टाइम पे से अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे। मैचेज आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, देखते हैं क्या होता है। हालांकि बाकी टीम्स भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। अभी परसों न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह हराया। एक तरह से पिछले वर्ल्ड कप का बदला न्यूजीलैंड ने लिया। आप लोग तो शायद छोटे रहे होंगे, इतना पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। पिछले मैच में, पिछले वर्ल्ड कप में जो फाइनल था वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ था और बड़ा क्लोज फाइट था, और उस क्लोज फाइट में मैच टाई हो गया था। और फिर वो इंग्लैंड को ट्रॉफी सिर्फ इसलिए दे दी थी कि उन्होंने ज़्यादा फोर मारे थे, तो इसलिए उनको ट्रॉफी दे दी थी। तो ऐसे में थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बुरा लगता है कि इतनी क्लोज फाइट के बाद जो लूजिंग टीम होती है, जो उसके लिए थोड़ा सा सिंपैथी जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि एक छोटी सी बात की उन्होंने ज़्यादा फोर मारे तो ट्रॉफी उधर चली गई, जबकि न्यूजीलैंड ने भी उतना ही बढ़िया खेला था जितना इंग्लैंड ने खेला था, तो सिंपैथी ऑटोमेटिकली चली जाती है। दैट डजंट मीन कि मैं न्यूजीलैंड का फ़ैन हूँ, न्यूजीलैंड टीम का, बट ऐसा होता है। लेकिन परसों उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया, बहुत बुरी तरह से, मतलब क्या कहना चाहिए, बेइज्जती करके हरा दिया। ठीक है, तो एनीवे, तो हम फॉलो करेंगे, देखेंगे बीच बीच में। तो आज का टॉपिक क्या है, असली मुद्दे पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी का जो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट ये कहता है कि एक ऐसी बॉडी जिसमें जितना मर्जी आप फोर्स लगा लो, उस बॉडी के पार्टिकल्स के सेपरेशन को अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे तो आप समझ लीजिए वो रिजिड बॉडी है। ये स्टेटमेंट है कि doesn't matter whatever force is applied on a body, but the separation of the particles cannot be changed. So such type of body is what you call a rigid body. अब इस हिसाब से अगर बात करें तो कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कितना भी फोर्स लगा लो और सेपरेशन ना चेंज हो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए ये स्टेटमेंट काम आता है। जैसे रबर बैंड है, तो रबर बैंड को तो मैं बड़ी आसानी से उसके पार्टिकल्स का सेपरेशन चेंज कर सकता हूँ, तो वो रिजिड बॉडी की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन एक स्टोन है या कोई मेटल की बॉडी है, वो डेफिनेटली रिजिड बॉडी की कैटेगरी में आ जाएगी एज कम्पेयर टू रबर बैंड टाइप बॉडीज। ठीक है, या कोई स्पंज है, जैसे स्पंज को आप बहुत आराम से उसका शेप चेंज कर लेते हैं, मतलब सेपरेशन में एटम्स का आप उसके चेंज कर पाते हैं, तो ये रिजिड बॉडी है। दूसरी बात रिजिड बॉडी के बारे में बता दूं, क्योंकि रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स का जो एक दूसरे से बॉन्डिंग होती है पार्टिकल्स की, वो बहुत स्ट्रांग होती है। अभी जैसे हमने कहा कि उनके सेपरेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए हैं। तो जब कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है, जैसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है या सर्कल में घूम रही है या पैराबोलिक पाथ में जा रही है, तो इस रिजिड बॉडी के, अगर मैं इसको रिजिड बॉडी मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो इस रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहते हैं। मान लीजिए ये मार्कर एक स्ट्रेट, और मार्कर को मैं रिजिड बॉडी मान के चल रहा हूँ, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इसके एक पार्टिकल की पोजीशन दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो दे आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। हाँ, मैं देखूँ तो तब तो ऑल आर इन मोशन, बट लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, चाहे ये सर्कल में घूमे, चाहे पैराबोलिक पाथ में जाए, चाहे स्ट्रेट लाइन में जाए, तो या तो ये रेस्ट पे रहेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर यही बॉडी रोटेट करने लगे तो फिर इसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगते हैं। ऑल पार्टिकल्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट अ कॉमन सेंटर, और इसके सारे पार्टिकल्स के सर्कुलर मोशन को कंबाइंडली अगर मैं देख रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, रोटेशनल मोशन।
ये छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पार्टिकल की बात करूं इंडिविजुअल, तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं। सारे पार्टिकल्स के सर्कुलर मोशन को एक साथ में देख रहा हूं तो रोटेशनल मोशन, ये ध्यान रखिएगा। तो रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स या तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, या फिर वो अगर वो रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होगी तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहे होंगे। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात क्या है कि अगर एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास, तो पॉइंट मास के लिए हम सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं, वहां पे रोटेशनल मोशन की बात हम नहीं करते। पॉइंट मास क्या रोटेट करेगा, तो पॉइंट मास के लिए रोटेशनल मोशन की बात नहीं होती है, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की बात होती है। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट समझने में काम आएगा आपके, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक पॉइंट होता है और मैं पॉइंट मास की ही बात कर रहा हूं। तो पॉइंट मास रोटेट नहीं करेगा, पॉइंट मास ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में या सर्कल में या पैराबोला में या कोई भी और पाथ फॉलो करके जाएगा, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन कर पाएगा, रोटेशनल मोशन पॉइंट मास नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं ऐसी रिजिड बॉडीज की जो एक्सटेंडेड साइज की हैं, यानी जिनका एक डेफिनेट साइज है जिसको मैं पॉइंट मास की तरह ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा हूं। तो एक्सटेंडेड साइज की बॉडी अगर है और अगर वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए ये एक ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो इसके सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक जैसी होगी। तो इसलिए इन पार्टिकल्स के मोशन को डिस्कस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि ऑल पार्टिकल्स आर हैविंग द सेम वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। यहां पे अगर मार्कर है तो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी, किसी दूसरी पोजीशन में हो सकता है वेलोसिटी बदल जाए तो, लेकिन सबकी बदलेगी और वहां भी सबकी एक जैसी होगी। तो ट्रांसलेटरी मोशन तक तो कहानी आसान है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ स्फीयर है और ये एक ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विद अ वेलोसिटी v। एक पार्टिकल यहां ले लूं, एक पार्टिकल यहां ले लूं, तो ये पार्टिकल्स भी सीधा ही जा रहे होंगे इसी वेलोसिटी से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड नॉट ओनली दीज टू पार्टिकल्स, इस स्फीयर में कोई भी पार्टिकल आप कहीं भी ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां, सबकी वेलोसिटी सेम होगी। ज्यादा दिक्कत मुझे इसके मोशन को डिस्कस करने में नहीं आने वाली है। लेकिन अगर यही स्फीयर मान लो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, यानी आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा, और मैं इसमें फिर से ये दो पार्टिकल ले लूं, तो अब इनके मोशन को डिस्कस करना मेरे लिए इतना आसान नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा, क्योंकि होगा क्या कि जब ये पार्टिकल ये जो स्फीयर है जब ये आगे बढ़ेगा, तो क्योंकि रोटेट भी कर रहा है, अब लुक एट द पोजीशन ऑफ दीज टू पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल नंबर 1 और ये पार्टिकल नंबर 2, तो ये पार्टिकल पहले इस लाइन में थे, लेकिन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से स्फीयर रोटेट कर रहा है, तो t सेकंड के बाद अगर t सेकंड में ये स्फीयर यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो t सेकंड में ये दोनों पार्टिकल भी घूम गए होंगे। तो ये जो पहला पार्टिकल है मान लीजिए यहाँ आ गया और दूसरा पार्टिकल यहाँ आ गया, और इनका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी फॉर्मूला मुझे मालूम है, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा इंटू टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया और ओमेगा इंटू टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका भी हो गया, दूसरे का भी, अलोंग विद द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आगे भी बढ़ गए और घूम भी गए। तो अब ये मोशन थोड़ा डिस्कस करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो इस डिस्कशन को आसान बनाने के लिए सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास क्या है? इसी स्फीयर में आप देखो, इफ यू लुक एट दिस पॉइंट एंड इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट जब पूरा स्फीयर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था तो ये पॉइंट भी ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था। अब ये स्फीयर ट्रांसलेटरी मोशन के साथ रोटेट भी कर रहा है, तो इसके सारे पार्टिकल्स भी घूम रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये अभी भी ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है और ये रोटेशनल मोशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इट इज नॉट रोटेटिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक सिंगल पॉइंट के लिए आप रोटेशनल मोशन की बात नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट सर्कल में भी नहीं घूम रहा है, बाकी पॉइंट तो सारे सर्कल में घूम रहे हैं,
लेकिन ये नहीं घूम रहा है, ये अभी भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो यही है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है। अब आप देखो कि अगर मैं इस स्फीयर के मोशन को, ये वाले केस को डिस्कस कर रहा हूं जिसमें स्फीयर रोटेट भी कर रहा है, अगर इसके पार्टिकल्स का मोशन मैं यहां पे खड़े होके अगर करूं, या आप लोग देख रहे हो जहां से भी देख रहे हैं वहां से अगर आप इसके पार्टिकल्स के मोशन को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये पार्टिकल आगे ही नहीं जा रहे, ये घूम भी रहे, और ऐसे एक दो पार्टिकल ही पता नहीं कितने पार्टिकल है और सब अलग अलग तरह से रोटेट कर रहे होंगे। तो आपके लिए, मेरे लिए ये अलग से यहां से खड़े होकर इसको एनालाइज करना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर में बैठ जाऊं और यहां से मैं इन पार्टिकल्स के मोशन को डिस्कस करूं या एनालाइज करने की कोशिश करूं, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब मैं सेंटर में बैठा हूं तो मैं आगे जा रहा हूं तो ये पार्टिकल्स भी आगे जा रहे हैं, तो इनका जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो तो नलीफाई हो गया। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये पार्टिकल मेरे को रेस्ट में दिखेगा ट्रांसलेटरी मोशन के हिसाब से, क्योंकि पार्टिकल आगे जा रहा है तो मैं भी आगे जा रहा हूं। लेकिन इस पार्टिकल के पास एक रोटेशनल मोशन है, यानी ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो वो मेरे पास नहीं है। मैं नहीं कर रहा सर्कुलर मोशन, यहां पे बैठा हूं तो मुझे इसका सिर्फ सर्कुलर मोशन दिखाई देगा और उसको एनालाइज करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां बैठ के t सेकंड के बाद अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा ये पार्टिकल का इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन तो मैं अगर देखूंगा तो मेरा और इस पार्टिकल का या इस पार्टिकल का रिलेटिव मोशन जो ट्रांसलेटरी वाला है वो जीरो है। वो भी v से आगे जा रहा है, मैं भी v से आगे जा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से तो रेस्ट पे। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं यहीं पे बैठा होता जब ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था, ऐसे समझो आप, अगर ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था स्फीयर और मैं सेंटर में बैठ के इसको देख रहा था तो मुझे रेस्ट पे दिखता है। ये वाला भी, नॉट ओनली ये दोनों बल्कि सारे पार्टिकल मुझे रेस्ट पे दिखते, क्योंकि जिस वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है उसी से मैं भी आगे जा रहा हूँ। तो ये बात तो अभी भी हो रही होगी, क्योंकि अभी भी स्फीयर आगे जा रहा है तो मैं भी आगे जा रहा हूँ, पार्टिकल भी आगे जा रहे हैं, तो ये वाला मोशन तो नलीफाई हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इनके पास ये एक्स्ट्रा वाला जो है वो मैं देख पाऊंगा बहुत आराम से। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर कोई रिजिड बॉडी, नाउ लिसन केयरफुली, एक रिजिड बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन के साथ रोटेशनल मोशन भी कर रही है तो उसके मोशन को डिस्कस कैसे करना है ये समझ लो कि आप सेंटर ऑफ मास का तो ट्रांसलेटरी मोशन देख लो, क्योंकि वो ट्रांसलेटरी मोशन जो सेंटर ऑफ मास का है वो सारे पार्टिकल्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का तो देख लो ट्रांसलेटरी मोशन, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बाकी पार्टिकल्स के पास जो एक्स्ट्रा मोशन है उसको आप एनालाइज कर लो। तो क्या हुआ, व्हाट इज द जनरल मोशन, कैसे आप डिस्कस करोगे मोशन को पार्टिकल बॉडी के, सॉरी, कि ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस अदर मोशंस ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मतलब, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास में बैठ के अगर पार्टिकल के मोशन को देखूं तो फिर मुझे सिर्फ वही मोशन दिखेगा जो इनके पास ट्रांसलेटरी के अलावा है। समझ गए? तो दिस इज व्हाट यू कॉल सेंटर ऑफ मास। एक और एग्जांपल आप देखिए, एक एग्जांपल आप और देखिए, तो मैं इसको हटा देता हूं। नाउ इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, इसमें आप देखिए एक डाइवर है और ये डाइव कर रहा है। अभी जैसे ये डाइव कर रहा है तो इसकी बॉडी में एक पॉइंट हमने लिया है जो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। आप देखो तो इसकी बॉडी में कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, वो सारे ही पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब यही डाइवर आप देखो, अब अगर आप देखो तो ये समरसॉल्ट करके नीचे जा रहा है, तो इसके बॉडी के पार्टिकल्स, इसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अगर मैं अब एनालाइज करूं तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो पैराबोलिक पाथ में तो जा ही रहे आगे, साथ में घूम भी रहे। लेकिन एक पॉइंट आप देखिए ऐसा है जो अभी भी पैराबोलिक पाथ में ही जा रहा है, वो कौन है? सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास अभी भी पैराबोलिक पाथ में नीचे जा रहा है। सेंटर ऑफ मास में इस समरसॉल्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो अभी भी सिंपल पाथ फॉलो करके जा रहा है जैसे पहले जा रहा था। तो एक बात हमें समझ में ये आ गई कि जब कोई बॉडी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड मोशन करती है या उसके पार्टिकल्स जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन करते हैं, ट्रांसलेटरी के साथ रोटेशनल मोशन भी जब करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास एक सिंपलेस्ट पाथ को फॉलो करता है। सिंपलेस्ट पाथ को फॉलो करेगा सेंटर ऑफ मास। स्फीयर के केस में हमने देखा, स्फीयर में क्या था कि सेंटर ऑफ मास सीधा जा रहा था, भले पूरा स्फीयर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो या ट्रांसलेटरी के साथ रोटेशनल भी कर रहा हो, तब भी सेंटर ऑफ मास सीधा ही जा रहा था। डाइवर के केस में हमने देखा, डाइवर सीधे ऐसे नीचे आ रहा है, अगर ये डाइवर की बॉडी है तो इसने जंप लिया और ऐसे नीचे आया, तब भी सेंटर ऑफ मास पैराबोला में जा रहा था, तब तो सारे पार्ट उसके इस पैराबोला में जा रहे थे। लेकिन जब वो समरसॉल्ट करके जा रहा है तो फिर बाकी पार्ट जो बॉडी के हैं वो पैराबोलिक पाथ में इतने आसानी से नहीं जा रहे, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी पैराबोला में जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा सिंपलेस्ट पाथ को फॉलो करता है। और मैंने आपको जैसे बताया, अगर नहीं बताया तो आप सुनिए, कि सेंटर ऑफ मास आप कह सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अब आप कहेंगे साहब बाहर कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए एक यू शेप की बॉडी है, यू शेप की बॉडी ऐसी, इसका सेंटर ऑफ मास अगर आप फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा कहीं, एंड दिस एरिया या दिस स्पेस डजंट बिलोंग टू दिस बॉडी। ये इस बॉडी का पार्ट नहीं है, ये जो खाली हिस्सा है ये इस बॉडी का पार्ट नहीं है, बॉडी ये है आपकी। तो मैं कहूंगा कि ये सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के बाहर है। रिंग ले लीजिए आप, ये रिंग है। अब रिंग तो एक सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका सेंटर ऑफ मास आप देखेंगे यहाँ है। अब आप कहेंगे साहब ये तो रिंग के अंदर आ रहा है, ये रिंग के अंदर नहीं आ रहा है। ये जो एरिया या ये जो स्पेस है ये रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग तो आपकी ये है, ये रिंग है, यहाँ थोड़ी आ रहा है। अगर ये पॉइंट यहाँ 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 या यहाँ आता तो आप कहते रिंग के अंदर है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ है तो ये रिंग के बाहर है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। और सेंटर ऑफ मास आप कह सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट where the total mass of the body is supposed to be concentrated। हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरी बॉडी का मास वहां पर है, ऐसा मान सकते हैं। और अगर हम ये मान लें कि पूरी बॉडी का मास यहाँ पर है तो फिर ये सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द होल बॉडी। और जो जो बातें आपने किसी बॉडी के लिए पढ़ी हैं, जितने लॉज आपने पढ़े हैं न्यूटन्स लॉज, वो सब सेंटर ऑफ मास के लिए एप्लीकेबल है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में जब आप किसी बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करते थे या किसी बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करते थे या किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते थे, तो वो सारी बातें आप सेंटर ऑफ मास के लिए फाइंड करते थे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर आप बॉडी को एक पॉइंट साइज मान के चलते थे, बॉडी के साइज को इग्नोर करते थे आप। तो वहां सेंटर ऑफ मास को हमने इन्वॉल्व नहीं किया था, क्योंकि बॉडी का मतलब ही वहां पर एक पॉइंट साइज की बॉडी से हमारा होता था, साइज को हम इग्नोर करते थे वहां पर। तो वहां सेंटर ऑफ मास भले ही इंट्रोड्यूस हमने नहीं किया था, लेकिन जितने काम वहां आप करते थे कि एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं साहब, इस बॉडी का क्या एक्सेलरेशन होगा, तो साहब इतना एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का। कि एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी ये हो गई, तो किसकी वेलोसिटी? सेंटर ऑफ मास की। ये ध्यान रखिएगा। तो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी where the total mass of the body is supposed to be concentrated। हम मान सकते हैं सारा मास वहीं पर है और जो भी फोर्स लग रहे हैं उस बॉडी में वो उसी पॉइंट पे लग रहे हैं, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। समझ गए? अब सवाल है कि सेंटर ऑफ मास को लोकेट कैसे करना है। तो आप एक बात पहले देखिए कि सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना ऐसी बॉडीज के लिए बड़ा आसान होता है जो सिमेट्रिकल बॉडीज है। जैसे एक सर्कुलर डिस्क है और उस सर्कुलर डिस्क में मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल होना सफिशिएंट नहीं है कि एक डिस्क है ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल है, लेकिन क्या उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है?
ये भी जरूरी है। तो अगर एक सिमेट्रिकल बॉडी है, चाहे वो सर्कुलर शेप की हो, जैसे डिस्क है, जैसे रिंग है, जैसे स्फेयर है, अगर इनमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है तो ऐसी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही आता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आता है, या ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पे आता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जैसे एक स्फेयर है, अगर उस हॉलो या सॉलिड, अगर हॉलो स्फेयर है या सॉलिड स्फेयर है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो सेंटर पे ही आएगा। जहाँ पे स्फेयर का सेंटर होगा, ज्योमेट्री के हिसाब से सेंटर होगा, वहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा। एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर शेप की प्लेट या रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट, इनका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही आएगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। लेकिन अब जैसे कोन है, कोन है तो कोन के केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, इधर मास कम है, इधर ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो ये सेंटर पे नहीं आएगा, ज्योमेट्री वाले सेंटर पे नहीं आएगा। तो अगर सिमेट्रिकल बॉडी है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तब तो सेंटर पे आएगा, कोई जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल शेप की बॉडी है और मास या फिर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तब फिर सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करें? पहली बात, अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्क्रीट, देखो दो तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक बॉडी यहां रखिए, एक यहां रखिए, एक यहां रखिए, एक यहां रखिए। तो ये जो बॉडीज रखी हैं, ये मान लो मैं कहूं कि साहब एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में एक बॉडी m1 मास की यहाँ रखी है, एक बॉडी m2 मास की यहाँ रखी है, एक बॉडी m3 मास की यहाँ रखी है, और मान लीजिए एक बॉडी m4 मास की यहाँ रखी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मीन्स विच इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर मैं कहूँ ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। दो तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों ही केसेस में अब देखो तीन कैटेगरी हो गई हमारी। क्या हो गई कि अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्रिकल शेप की बॉडी है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तब तो सेंटर पे आएगा। जैसे मैंने देखा स्क्वायर प्लेट है तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा। कोई डिस्क है, जैसे कॉइन होता है ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर डिस्क्रीट सिस्टम है मासेस का, जैसे ये है, तब कैसे फाइंड करेंगे? या अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन बॉडी सिमेट्रिकल शेप की नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये सीखना है। सो लेट्स सी। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। एक टर्म होती है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरी टर्म होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो अलग अलग बातें हैं। सेंटर ऑफ मास, जैसे मैंने बताया कि दिस इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि दिस इज द पॉइंट वेयर द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन अ बॉडी, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि बॉडी के अंदर वो पॉइंट जहां पे अर्थ का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब एक बात, अगर छोटे साइज की बॉडी है, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, अर्थ इज अ ह्यूज ऑब्जेक्ट, तो अब जैसे ये बॉडी है, छोटी सी बॉडी है, अर्थ के कंपैरिजन में इसका साइज नेग्लिजिबल है, तो इस केस में, छोटी बॉडीज के केस में, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन सेम होती है, एक ही जगह पे होते हैं दोनों, अगर बॉडी छोटे साइज की है तो। लेकिन अगर बॉडी का साइज भी बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ, अर्थ के साइज के कंपैरिजन में अगर बहुत बड़ा साइज बॉडी का है, तो फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम लोकेशन पे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेटली हम विल बी डीलिंग विद द स्मॉल बॉडीज इन साइज, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन एक ही होगी। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास अलग चीज़ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज़ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने क्या बताया
कि दिस इज द पॉइंट वेयर द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन अ बॉडी। समझ गए? तो अब जैसे ये मार्कर है तो अर्थ इसके हर पार्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा सेंटर, यहाँ हर पार्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करके एक पॉइंट पे जहाँ पे लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। बट फॉर अ बॉडी ऑफ स्मॉल साइज, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लोकेट करेंगे आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है और बॉडी का शेप लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे ये बॉडी मैंने ली है तो ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये एक लैमिना टाइप की बॉडी है। लैमिना समझते हैं? लैमिना मतलब जैसे फ्लैट बॉडी, जैसे आपकी नोटबुक है या नोटबुक का एक पेज है, वो एक लैमिना है, या प्लेट जिस पे आप खाना खाते हैं वो एक लैमिना है, फ्लैट बॉडी। ऐसी बॉडी जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो, प्लेट टाइप बॉडी को आप लैमिना कहते हैं। ठीक है, तो एक ये लैमिना है मान लीजिए और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे लोकेट करना है एक्सपेरिमेंटली आप लोकेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। उसका तरीका क्या है कि आप इस बॉडी को इसके किसी भी पॉइंट से हैंग कर दीजिए, एनी पॉइंट एट रैंडम आप ले लीजिए, कहीं भी ये बॉडी है, कहीं से भी इसको आप हैंग कर दीजिए। तो जब आप हैंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बॉडी जब आप हैंग करेंगे तो थोड़ा इधर उधर करके ये किसी एक अलाइनमेंट पे रुक जाएगी। ठीक है, मान लो इस मार्कर को मैं यहाँ से हैंग करूँ तो आप देखेंगे ये मार्कर ऐसे करके ऐसे हैंग आ जाएगा रेस्ट पे। ठीक है, तो मैंने बॉडी को यहाँ से हैंग किया और बॉडी इस अलाइनमेंट पे आ गई मान लीजिए, तो आप इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस बॉडी पे ही कर दीजिए, ये लाइन मैंने ड्रॉ की। तो ये पक्की बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में कहीं होगा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता इसी लाइन में कहीं होगा? तो मान लीजिए नहीं होगा, चलो मान लेते हैं कि नहीं होगा, तो मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी छोटी बॉडी के लिए एक ही पोजीशन है। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है, इस लाइन में नहीं है मान लो, तो फिर यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इसका वेट काम कर रहा होगा, और ये वेट इसको रोटेट करेगा, टॉर्क पड़ा होगा आपने, ये वेट इसको रोटेट करेगा। कब तक रोटेट करेगा? जब तक ये पॉइंट यहाँ नहीं आ जाता, तो ये बॉडी घूम जाएगी, और रेस्ट में तभी आएगी जब ये सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अलोंग आ जाएगा। अदरवाइज अगर ये सेंटर ऑफ मास इस लाइन में नहीं है तो ये बॉडी रोटेट ही होती रहेगी। रेस्ट में तभी आएगी जब ये सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में आ जाएगा, क्योंकि फिर इसका वेट ऐसे लग रहा होगा और अब ये वेट इस बॉडी को रोटेट नहीं कर पाएगा, यानी इसका जो मूवमेंट है, आपने एक टर्म पढ़ी होगी मूवमेंट ऑफ फोर्स, नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लीजिए। ये बताते तो सब है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, लेकिन मूवमेंट वर्ड का मतलब कोई नहीं बताता है। मूवमेंट मतलब क्या आपने पढ़ा होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। अब इन सब में मूवमेंट का क्या मतलब है ये नहीं बताता कोई, फॉर्मूला सब बताते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है टेंडेंसी टू रोटेट। जैसे मैं कहूँ मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी। मूवमेंट ऑफ मास, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ मास टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। मास की रोटेट होने की क्या टेंडेंसी है, फोर्स की किसी बॉडी को रोटेट करने की क्या टेंडेंसी है, ये मतलब होता है मूवमेंट का। और मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करते हैं आप? F इंटू आर। जैसे यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस r है मान लीजिए और ये वेट है, तो इसका मूवमेंट में लिखूंगा mg इंटू आर। मूवमेंट ऑफ मास करूंगा तो m इंटू आर। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम करूंगा तो p इंटू आर। दिस इज हाउ वी फाइंड द मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब होता है टेंडेंसी टू रोटेट, समझ याद रखना। तो अगर ये मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे नहीं है, यहाँ कहीं है, तो ग्रेविटी ऐसे काम कर रही होगी, क्योंकि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रही होगी इधर, तो mg इधर है,
तो इस फोर्स का मोमेंट निकालूंगा mg इंटू आर, तो ये फोर्स इसको रोटेट कर देगा, और रोटेट होते होते जब ये पॉइंट यहाँ आएगा तो यहाँ आने पे r कितना हो जाएगा 0, और r अगर 0 हो गया तो इस वेट का मूवमेंट कितना हो जाएगा 0, यानी इस वेट की बॉडी को रोटेट करने की जो टेंडेंसी है वो कितनी हो जाएगी 0, तभी बॉडी रेस्ट पे आएगी, ये ध्यान रखिए। तो एनीवे लेट अस गो बैक टू अवर डिस्कशन कि आपने इसको हैंग किया इस पॉइंट से, तो ये बॉडी इस अलाइनमेंट पे आके रुक गई, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में कहीं होगा। पहला स्टेप हो गया। अब आप इसका कोई दूसरा पॉइंट पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपने दूसरा पॉइंट यहाँ पकड़ लिया, ये पॉइंट बी है। अब आप इसको बी से हैंग करिए, पहले ए से हैंग किया था तो बॉडी इस अलाइनमेंट पे रेस्ट पे आ गई मान लीजिए, अब आपने बी से हैंग किया, अब जब बी से हैंग करेंगे तो बॉडी फिर घूमेगी और रेस्ट में तभी आएगी जब इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन में कहीं आएगा, तब आएगी रेस्ट पे। वही कंसेप्ट वहां भी लगेगा, तभी रेस्ट पे आएगी, नहीं तो रोटेट होती रहेगी। अब एक लाइन आपने ये ड्रॉ करी, इस लाइन में भी सेंटर ऑफ मास होगा। एक लाइन आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, ये वाली देखिए, ये लाइन आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, ये वाली, क्योंकि जब ये बॉडी घूमेगी बी पॉइंट इधर आएगा तो ए पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ए पॉइंट इधर आ गया और बी पॉइंट इधर आ गया। तो पहली वाली लाइन ये थी, अभी वाली लाइन ये है, तो ये जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो किसी लैमिना के केस में सेंटर ऑफ मास लोकेट करना बहुत आसान है, एक्सपेरिमेंटली आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्यों आपको ये बताया, इसलिए बताया कि अब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे, ये बताने के लिए भी मैंने आपको ये बताया। और ये मेथड तो आपने सीख ही लिया, एक्सपेरिमेंटली सेंटर ऑफ मास किसी लैमिना का आप कैसे, अच्छा अगर ये 3 डायमेंशनल बॉडी होगी तो फिर आपको 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, वो हम आगे चल के टाइम होगा तो डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट लेके फिर आप एक्सपेरिमेंटली 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं, तो अब यहां पे देखिए क्या है कि बॉडी रेस्ट में आ रही है, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आ रहा है आपका, तो क्या है, अच्छा सेंटर ऑफ मास मैंने बोला था क्या होता है कि वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, यानी इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मास मैं यहां एज्यूम कर रहा हूं। और मैंने आपको बताया था पॉइंट मास रोटेट नहीं करता है, तो अगर मैं ये पूरी बॉडी का मास यहां एज्यूम करके चल रहा हूं, मान लीजिए पूरी बॉडी का मास m है, तो यहां पर हर पार्टिकल का मास आ गया फिर, तो इन सारे पार्टिकल्स की, इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स की इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी कितनी है 0। दैट मीन्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट ऐसे लिख रहा हूं मैं कि सम ऑफ द मूवमेंट्स, मूवमेंट का मतलब अभी बताया, सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल of the masses of all the particles about the center of mass is 0. This is a very important, very important point. यहीं से आपका फॉर्मूला डिराइव होगा, जो फॉर्मूला अब मैं बताने वाला हूं। Sum of the movements of the masses of all the particles about the center of mass is 0. और मूवमेंट कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है आपको, फोर्स का मूवमेंट निकालना है, F into R, M into R, P into R, where R is the position vector of the particle from the center of mass. सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो आएगा ही। फोर्स की बात है तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। मोमेंटम है तो जिस पॉइंट के मोमेंटम की या जिस पार्टिकल के मोमेंटम की बात कर रहे हैं वहां का हो जाएगा। तो खैर ये समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर सकते हैं कि अगर एक डिस्क्रीट सिस्टम पार्टिकल्स का है तो उसका सेंटर ऑफ मास को कैसे लोकेट करें, तो वहां पर ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे आप देखो, तो मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। याद रखना क्या बताया,
sum of all the movements of the masses of particles about center of mass is 0. Movement m into r, ध्यान रखिए। तो मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, इसका मास m1 है और इसका पोजीशन वेक्टर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से r1 है। एक पार्टिकल मान लीजिए ये है, इसका मास m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r2, और एक पार्टिकल ये है, इसका मास मान लीजिए m3, पोजीशन वेक्टर इसका r3। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां कहीं आता है, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं इसका पोजीशन देखूं तो पहले वाले का मान लीजिए r1 डैश, दूसरे वाले का r2 डैश, तीसरे वाले का r3 डैश, ये है मान लीजिए। और पोजीशन वेक्टर जो सेंटर ऑफ मास का है, इसको मैं अगर डॉटेड लाइन से दिखा दूं तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM, ये आपका सेंटर ऑफ मास है। आई होप डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? नहीं आ रहा है तो मैं समझा दूंगा। क्या होता है ध्यान रखिए कि एक वेक्टर ये है A, एक वेक्टर ये है B, ठीक है? तो ये क्या है? ये है A माइनस B। दो वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से प्लॉट करूं, ये एक ही पॉइंट से दो वेक्टर और ज्वाइन कर दूं तो क्या मिलता है? A माइनस B मिलता है। ये आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, तो ये यहां यूज होने वाला है। अब R1 डैश को अगर मैं फाइंड करूं, इस वेक्टर को, ये वेक्टर, तो देखो ये पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का है और ये पोजीशन वेक्टर R1 इस पार्टिकल का है। तो मैं R1 डैश को लिख सकता हूं कितना? R1 डैश इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं R1 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे माइनस RCM। ये देखिए, दिस माइनस दिस विल गिव यू R1 डैश। मैं उस कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं। इसी तरह से R2 डैश क्या होगा? ये R2 डैश है, ये R2 है, ये RCM है, तो इसी हिसाब से R2 डैश हो जाएगा R2 माइनस RCM। एंड सिमिलरली R3 डैश क्या हो जाएगा? R3 माइनस RCM। ये मेरे को तीनों पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिल गए। ये पोजीशन वेक्टर है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से R1, R2, R3। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। क्लियर? अब मैंने क्या कहा कि सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल द मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास 0, यानी m1 r1 डैश प्लस m2 r2 डैश प्लस m3 r3 डैश, ये कितना होना चाहिए? 0। ये अभी हमने देखा सेंटर ऑफ मास के अबाउट पार्टिकल्स की रोटेट होने की टेंडेंसी 0 है। R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आएगा? m1 r1 डैश का मतलब r1 माइनस RCM प्लस m2, R2 डैश का मतलब R2 माइनस RCM, इसी तरह से प्लस m3, और ये हो गया R3 माइनस RCM इक्वल टू 0। इतना आ रहा है। और थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो ये आएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ठीक है, इक्वल टू, ये देखिए m1 r1 यहाँ से आ गया, m2 r2 यहाँ से आ गया, m3 r3 यहाँ से आ गया, RCM 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 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3, और माइनस साइन था तो मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो प्लस हो गया। इतनी कैलकुलेशन तो आप समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है? m1 r1 ये आ गया, m2 r2 ये आ गया, m3 r3 ये आ गया, RCM को कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 प्लस m3, और नेगेटिव साइन को उधर ले गए तो प्लस। तो यहां से आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मिल गया कितना? m1 r1 प्लस m2 r2
प्लस M3R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आपको ये फॉर्मूला आ गया। अब आप इसको 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए अप्लाई करो, 4 पार्टिकल सिस्टम के लिए अप्लाई करो, 2 पार्टिकल सिस्टम जिसके लिए करना है उसके लिए कर लो। ऐसे आता है ये फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूले की जरूरत है, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट क्या है ये हमने थोड़ा जानने की कोशिश की। ऐसे आता है, क्या कंसेप्ट है? सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। ये कंसेप्ट लगाया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, ये R1 था, ये RCM था, ये R1 डैश था। तो जब आप इस मास का मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो इस पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी आपको। ऐसे ही इसका मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पोजीशन वेक्टर की, इसका मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये R1 था, ये RCM था, तो R1 डैश कितना आया? R1 माइनस RCM। कंसेप्ट क्या लगा? ये वाला। दो वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करिए और लेटर टू फॉर्मर ज्वाइन कर दीजिए, A माइनस B आ जाता है। तो ये देखिए R1 RCM और ये आपने ज्वाइन किया R1 माइनस RCM। ऐसे ही R2 डैश कितना आया? R2 माइनस RCM। R3 डैश कितना आया? R3 माइनस RCM। बस फिर मूवमेंट M1 R1 डैश प्लस M2 R2 डैश प्लस M3 RT डैश इक्वल टू 0। R1 डैश R2 डैश R3 डैश की वैल्यू रख दीजिए, ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हम थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये आपका फॉर्मूला आया था। ये 3 पार्टिकल मान लीजिए M1 M2 M3, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका R2, इसका R3 एज पर दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा, तो एक चीज ये क्लियर हो गई। देखिए, एक बात और बता दूं आपको कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इधर उधर हो जाएगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो चेंज हो सकता है, राइट? अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का अलग अलग आएगा। लेकिन वैसे अगर आप देखो किसी, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहाँ है, वो थोड़ी चेंज होगा, वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे थोड़ी डिपेंड करेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करेंगे तो पोजीशन वेक्टर अलग अलग आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए M1 M2 M3, इसका पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो R1 पोजीशन वेक्टर को आप क्या लिखेंगे? अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है तो R1 को आप लिखेंगे x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। ऐसे ही R2 को लिखेंगे x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। ऐसे ही R3। तो इनको यूज करके मैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ऐसे निकालूंगा, y कोऑर्डिनेट चाहिए तो ऐसे करूंगा, z कोऑर्डिनेट चाहिए तो ऐसे करूंगा। तो यहां से आप x, y या z कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा आया है फॉर अ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ मासेस। डिस्क्रीट सिस्टम, एक मास यहां रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, डिस्क्रीट सिस्टम है विच इज नॉट कंटिन्यूअस। तब तो ऐसे। अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है मास का, अब मैंने पहले भी बताया था, कंटिन्यूअस सिस्टम अगर है और बॉडी सिमेट्रिकल है बिल्कुल, तब तो सेंटर पे आएगा, फाइंड करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अनसिमेट्रिकल बॉडी है और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तब फिर क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये बॉडी है एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इरेगुलर शेप की बॉडी है, सिमेट्रिकल शेप की नहीं है, तो फिर सेंटर ऑफ मास लोकेट करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, से dm। लेट अस टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस बॉडी। इसका मास मान लीजिए कितना है, dm, और इसका पोजीशन वेक्टर यहां से मान लीजिए कितना है, r। तो इसका मूवमेंट निकालूं अगर, कितना आएगा, dm r, और अगर इसे इंटीग्रेट कर दूं तो पूरी बॉडी के लिए ये वही है जो आपने डिस्क्रीट में करा था, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 वाला ही है ये क्या है, देखो मान लो इसको मैं R1 ले लेता हूँ, ऐसा ही एक छोटा मास यहाँ ले लूँ, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R2 है, मास इसका मान लीजिए फिर से dm है, एक यहाँ ले लूँ, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है, ये dm है,
तो क्या होगा, इसका मूवमेंट निकालूंगा dm इंटू आर वन, dm इंटू आर टू, dm इंटू आर थ्री, फिर सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंटिन्यूस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, और डिस्क्रीट के लिए क्या यूज करते हैं, सिग्मा। डिस्क्रीट एडिशन कहीं पे करना है तो सिग्मा, कंटिन्यूस एडिशन करना है तो इंटीग्रेशन। तो ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके लिए इंटीग्रेशन यूज होगा। तो ये सबका मूवमेंट आ गया, देखो dm इंटू आर डिवाइडेड बाई टोटल मास। वहां भी यही करा था आपने, ये देखो क्या करा था, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या किया था, m1 प्लस m2 प्लस m3, यही तो किया था। तो यहां पर आपने सबको इंटीग्रेट कर दिया, m1r1 m2r2 m3r3 सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई टोटल मास। पूरी बॉडी का मास मान लो कितना है, m। ये आ गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। अब इसमें अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए तो फिर वही होगा 1/m इंटीग्रेशन dm, ठीक है, यहां पे x आ जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट चाहिए, ऐसे ही z कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मोर और लेस एक जैसा ही है, लेकिन कंटिन्यूस एडिशन के लिए इंटीग्रेशन यूज होता है और डिस्क्रीट के लिए क्या यूज होता है, सिग्मा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अब कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली टू बॉडी सिस्टम की बात करें, दो बॉडीज है, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, दो बॉडी है। तो मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक बॉडी ये है, इसका मास मान लीजिए m1 है। ये दूसरी बॉडी है, इसका मास मान लीजिए m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। और ये मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हम RCM ले लेते हैं, ठीक है। दो बॉडी सिस्टम, तो फिर वही कि सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, सेम कंसेप्ट। तो अगर मुझे इसका मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट चाहिए तो इस पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसका मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट चाहिए, इस पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, सेंटर ऑफ मास से देखो तो r1 डैश। इसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, सेंटर ऑफ मास से कितना, r2 डैश, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, r1 डैश इक्वल टू r1 माइनस RCM। R2 डैश को क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस RCM। तो फिर क्या बताया कि सम ऑफ द मूवमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। तो ये इस मास का मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना, m1 r1 डैश, इसका मूवमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट m2 r2 डैश, और इनका सम कितना, जीरो। यहां से क्या आ रहा है, m1 r1 डैश इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m2 r2 डैश। अब देखो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर कौन है, r1 डैश एंड r2 डैश। तो क्या आ रहा है, m1 r1 डैश इक्वल टू माइनस m2 r2 डैश आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इनके बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये दोनों मासेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये यहीं पे आएगा बीच में। बीच में का मतलब इन दोनों के बीच में नहीं, इस लाइन में कहीं आएगा। ऐसे नहीं आएगा जैसे मैंने बनाया है, ये तो डेलिबरेटली मैंने बनाया था। तो अगर आपसे कहें कि आप प्रूफ करो कि दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास उस लाइन में आएगा जो लाइन उन दोनों मासेस को ज्वाइन कर रही है, तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो और वैसे भी याद रखिए कि दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आता है उस लाइन के अलोंग, या उस लाइन में कहीं आएगा जो लाइन उन दोनों बॉडीज को ज्वाइन कर रही है, ये वहीं आएगा, ये कहीं और नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात, इसको आप नोट कर लीजिए,
फिर एक बात और बताता हूँ, टू बॉडी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखो टू बॉडी सिस्टम के लिए हमारा रिजल्ट आया था M1R1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ M2R2, जिसमें हमने कहा था R1 एंड R2 आर अपोजिट। ठीक है, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात ना करूं, डायरेक्शन को इग्नोर कर दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, M1R1 इक्वल्स टू M2R2 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, R1/R2 इक्वल्स टू M2/M1। अब ये क्या बता रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे ये दो बॉडी सिस्टम है, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास जो होता है दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। सुनने में बात थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन है बहुत आसान, मैं अभी समझाता हूं। पहले आप स्टेटमेंट सुन लीजिए कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स the separation between the two bodies, in the inverse ratio, inverse ratio of their masses, इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देता है। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब कैसे कर देता है, हमारे पास रिजल्ट है M1R1 M2R2। व्हाट इज R1? R1 क्या है इसमें, M1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, और R2 क्या है, M2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से। अब जैसे ये टू बॉडी सिस्टम है, ये बॉडी M1, ये M2, ये सेंटर ऑफ मास, तो M1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना लिया मैंने, x, और M2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स, क्योंकि पूरा L है, तो यानी ये R1 हो गया और ये क्या हो गया, R2। तो मैं अप्लाई करूंगा M1R1 इक्वल्स टू M2R2। अब इसमें R1 क्या है, x, और R2 क्या है, L माइनस एक्स। लेट अस सॉल्व इट। तो ये होगा M1x इक्वल टू M2L माइनस M2x। सॉल्व करूंगा, फाइनली x आएगा M2/M1 प्लस M2 इंटू L, ये आया x। और अगर आप ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, यहां वाला, अगर इसको मैं, चलो इसको हम x1 कह देते, तो लेट अस राइट इट x1, ये x1 है, और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस L माइनस एक्स है, इसको मैं x2 कर लूँ। अगर आप x2 फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे ये आएगा M1/M1 प्लस M2 इंटू L। क्या मतलब है, अप्लाई करके देख लेते हैं, अप्लाई करके भी देख लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ये है, इसका मास 2 kg है, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास 3 kg है, और ये इनका सेपरेशन है मान लीजिए 6 मीटर। मान लो आपसे कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ, तो ये तो पता है इसी लाइन में होगा, तो फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg। 3 kg वाले से बताना है। तो मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, ये लोकेशन है, लेकिन इसका डिस्टेंस मुझे 3 kg से बताना है। तो अगर 3 kg से बताना है डिस्टेंस, समझ गए, तो अगर मैं ये डिस्टेंस को ले लूं x1 और इसको ले लूं x2, तो यानी मुझे x2 बताना है। तो x2 कितना होगा उसके हिसाब से, तो x2 होगा दिस अपॉन 2/2 प्लस 3 इंटू 6। देखो अगर x2 बताना है तो दिस अपॉन होगा, उल्टा। अगर मुझसे x1 पूछते कि यहां से बताओ, 2 kg से बताओ, तो यानी x1 पूछ रहे हैं, तो x1 के लिए मैं लिखता 3/, उल्टा चल रहा है मामला।
ये आ जाता। ये कहने का मतलब है, इसको ध्यान रखिए। तो क्या सीखा, टू बॉडी सिस्टम में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास किस लाइन में आएगा, जो दोनों बॉडी को लाइन ज्वाइन कर रही है उसी में कहीं पर आएगा। दूसरी बात कि सेंटर ऑफ मास दोनों बॉडी के सेपरेशन को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देता है, इनवर्स रेशियो में। 3 kg वाला डिस्टेंस चाहिए, 3 kg से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए तो 2 अपॉन आएगा, 2 वाले से चाहिए तो 3 अपॉन, ऐसे करके वो फॉर्मूला याद रखिएगा। आप देख लीजिए x1 के साथ m2 अपॉन इतना आ रहा है, x2 के साथ m1 अपॉन इतना आ रहा है, बाकी तो एक जैसा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बात और मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए टू बॉडी सिस्टम है, टू बॉडी सिस्टम के लिए ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, टू बॉडी सिस्टम में तो एक ही एक्सेस से काम चल जाएगा आपका, ठीक है, x से भी चल जाएगा, y से भी, z से भी। आप दो बॉडी रखी है आपकी, मान लीजिए एक बॉडी ऐसे रखी है, एक बॉडी ऐसे रखी है, तो मैं इसी को x एक्सेस मान लूँ अगर, तो एक से काम चल जाएगा, ठीक है। बात क्या हो रही है कि ये x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मास तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहां यूज होगा आप सुनो, आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहां यूज होगा आप देखो, मतलब ये एक्सप्रेशन आप डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के, जिसमें डेल्टा x1 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट मास, डेल्टा x2 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड मास। का मतलब आपने m1 को भी डिस्प्लेस किया, m2 को डिस्प्लेस किया, तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा अगर आपको फाइंड करना है तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं सीधा सीधा, समझ रहे हैं। पहले सेंटर ऑफ मास ये था, m1 का x कोऑर्डिनेट ये है, m2 का x कोऑर्डिनेट ये है, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ये है। अब मान लीजिए आपने m1 को डिस्प्लेस किया या m2 को डिस्प्लेस किया या दोनों को किया, तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा यहां से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं कि ये एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास 2 kg है, और ये मान लीजिए कहीं पे इनका सेंटर ऑफ मास है, कहीं पर भी है, और डेफिनेटली 3 kg के क्लोज होगा, जो मास ज़्यादा होगा उसके क्लोज होगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा ज़्यादा मास की तरफ आएगा, ये तो अंडरस्टूड है। दोनों मास बराबर होते तो सेंटर पे आ जाता, अगर इधर वाला ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर वाला ज़्यादा है तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये तो खैर ये सेंटर ऑफ मास। अब वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि 2 kg को तो यहीं रखा, इसे नहीं चेंज किया, लेकिन 3 kg वाले को हमने 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। 3 kg को 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मास शिफ्ट कर दिया, और 2 kg वाले को अपनी जगह रहने दिया। तो कह रहे हैं बताओ सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा और किधर को शिफ्ट होगा, ठीक है। तो आप रख दीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है सेंटर ऑफ मास का। 3 kg वाले को आपने 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी और उधर भी एक जैसा ही आएगा वो, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड वाले को आपने शिफ्ट नहीं किया तो ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे चलिए 2 ले लेते हैं, 2 वाले को शिफ्ट नहीं किया तो कितना आया 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर शिफ्ट किया और प्लस में आ रहा है, और ये 10 सेंटीमीटर भी आपने प्लस में लिया था, मतलब इधर। तो अगर 3 kg को मैं 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट करूं तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, 6 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये
एक और देखते हैं कि मान लीजिए इसी में आपसे कहें कि ये 3 kg की बॉडी है, ये 2 kg की बॉडी है, ये इनका सेंटर ऑफ मास है। हमने 3 kg वाले को 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया, तो कह रहे हैं कि फाइंड बाय हाउ मच टू kg mass should be shifted so that center of mass remains at the same position. सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे रहे। ठीक है, क्या समझे कि 3 kg 2 kg दो बॉडी थी, इनका कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास 3 kg के क्लोज ही होगा। तो अब 3 kg वाले को हमने टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया बाय 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसे बताओ कितना शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो, नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको भी शिफ्ट, इसको आपने शिफ्ट कर दिया, आप पूछ रहे हैं इसको कितना शिफ्ट करें बताओ, ताकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो, यानी डेल्टा एक्सीएम कितना है 0, ये शिफ्ट नहीं होना है इस बार। तो आप लगा लीजिए, तो इसकी जगह 0, 3 kg वाले को आपने कितना शिफ्ट किया 10, 2 kg वाले को पूछ रहे हैं कितना करोगे, डिवाइडेड बाई 3 + 2 कितना आ रहा है 30 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा x2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा x2 कितना आएगा 30/2 विद नेगेटिव साइन, यानी -15 मीटर या सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर शिफ्ट करना पड़ेगा इसको। और माइनस में आ रहा है मतलब इसके अपोजिट, क्योंकि इसको आपने प्लस में लिया था, इस डायरेक्शन को आप प्लस ले रहे हैं और ये माइनस में आ रहा है, यानी 2 kg वाले को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा बाय -15 सेंटीमीटर। ये या इसी का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कि फिर से मान लीजिए ये 3 kg की बॉडी है, ये 2 kg की बॉडी है, ये इनका सेपरेशन है कुछ भी, ये सेंटर ऑफ मास, आपने 3 kg को शिफ्ट किया 10 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसको कितना शिफ्ट करें सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टूवर्ड्स 2 kg बाय 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन, इस बार तीनों ही शिफ्ट हो रहे हैं। 3 kg वाले को आपने शिफ्ट किया, आप कह रहे हैं कि बताओ 2 kg वाले को कितना शिफ्ट करें ताकि सेंटर ऑफ मास 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाए टूवर्ड्स 2। अब यहाँ पे डायरेक्शंस का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला यही लगने वाला है। तो इस बार आपका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो गया। तो ठीक है, हम फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होना है 5। अच्छा, इस डायरेक्शन को मैं प्लस मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अपोजिट जो होगी वो माइनस हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होना है 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट। तो डेल्टा XM की जगह कितना आया 5, M1 डेल्टा X1 इसको आपने 10 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, तो 3 × 10 प्लस 2 वाला बताना है आपने कितना शिफ्ट करना है डेल्टा X2 ये बताना है, डिवाइडेड बाई 2 + 3 या 3 + 2 जो भी आप कहो। तो ये हो गया 25, 5 × 5 25 इक्वल टू 30, ये 10 × 3 30 प्लस 2 डेल्टा X2। 30 को इधर लाएंगे -5 बचेगा, तो यहाँ से डेल्टा X2 कितना आ जाएगा आपका -5/2, यानी -2.5 सेंटीमीटर। तो -2.5 का मतलब 2 kg को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, और कितना शिफ्ट करना पड़ेगा 2.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, इस तरह से ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं।
और देखिए, तो चलिए खैर मैं थोड़ा और इसको एक्सटेंड करना चाह रहा था और न्यूमेरिकल्स बताना चाह रहा था आपको। खैर न्यूमेरिकल्स तो अभी स्टार्ट किए हैं, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूँ। थोड़ा कंसेप्ट हमने सेंटर ऑफ मास का समझा, ठीक है। फॉर्मूले अभी और भी हैं, हालांकि हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो हमारे पास आ चुका है। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, ये होता है। यहीं से अपना अगला डिस्कशन शुरू करेंगे, कुछ और फॉर्मूले इसके साथ अटैच करेंगे। यहीं से हमको कुछ और फॉर्मूले मिलने वाले हैं बड़े काम के। पहले उन फॉर्मूलों को डिराइव कर लेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। मैं आपको सारी वैरायटी कराने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो देखते रहिए। ये दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक सेंटर ऑफ मास, नॉट द एंडिंग, ये ध्यान रखिएगा। ये आज सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फॉर्मूला आ गया, इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूले डिराइव करेंगे और फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा सा गैप हो गया क्लास 11th के वीडियो में, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। जिन्होंने वॉच करना थोड़ा सा पॉज कर दिया था तो वो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको अच्छा लगता है, काम की चीज़ लगती है आपको, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, जहाँ पर आपको दिक्कत आती है वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब सब्सक्राइब करोगे। धमका नहीं रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। सो एनीवे, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।